नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और चर्चा हम जिस विषय पर आज करने जा रहे हैं वो दरअसल विषय उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए उन अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है जो लगातार संघर्षरत हैं, लगातार कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लगातार मुश्किल हालात उनके सामने हैं और उन मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपना साहस नहीं छोड़ा है। और इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देश को उन तमाम सारे ऐसी प्रतिभाओं की ज़रूरत है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रही है, जो अपने गरीब माँ बाप के सपनों को संजो रही है। जब आप यूपीएससी का रिजल्ट आता है तब बहुत सारे लोगों की भावनाएं जो है वो खूब जो है उन्माद लेती हैं, खूब जो है उनमें जोशो खरोश दिखाई पड़ता है। जब दिखाई पड़ता है किसी रिक्शे वाले की बेटी, किसी मजदूर की बेटी, किसी मनरेगा मजदूर की बेटी, किसी शिक्षक की बेटी या बेटा जब सफलता की ऊंचाइयां चढ़ता है तो सारी दुनिया उसको सलाम करती है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो जिस दौर से उसको गुजरना होता है वो बेहद कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए हम उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और बेहद गंभीर है। समझिए, 2014 में इसी तरीके के सीसैट को लेकर के एक आंदोलन हुआ और उस वक्त की यूपीए सरकार ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला किया और ये तय किया गया कि भाई कंपलसेटरी जो अटेम्प्ट्स हैं वो बच्चों को दिए जाएं, यानी उनको जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें दी जाए, उनको 2 अतिरिक्त अवसर जो है वो मिले। इससे पहले 1992 में जब छात्र आंदोलन था तब भी इस तरह का फैसला लिया गया और सरकार ने फैसले आगे बढ़ाए। यानी लोग, आम आवाम के लिए सरकार है। सरकार हट करने के लिए, जिद करने के लिए, बहाने बनाने के लिए नहीं है। शायद इसीलिए लोग इस बात की मांग करते हैं कि सरकार सहृदय सामने आए, उनसे बातचीत करे। और भाई, आपको बात नहीं माननी मत मानो, लेकिन संवाद करो, अपने प्रतिनिधियों को भेजो, सरकारी अफसरों को भेजो। आप अदालत में ही सीधे बात करेंगे, अदालत से पहले आप बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपको अदालत में जाकर के बात करने से पहले अभ्यर्थियों से सड़क पर उनके आंदोलन के बीच में जाकर के बात करनी चाहिए। शायद ये बेहतर अवसर होता अभ्यर्थियों के लिए भी अपनी बात आपको समझा पाने का और आपके लिए उनकी बात समझ पाने का। या फिर उन तमाम परिस्थितियों से निकल करके जो छात्र गरीब कमजोर परिस्थितियों से निकल करके आए हैं, वो एक अवसर मांग रहे हैं आपसे, भीख नहीं मांग रहे कोई आपसे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। ऐसे 4 बच्चे जिन्होंने अदालत में अपील की, उनमें से कुछ बच्चों को कोविड था। मेंस की यानी प्रीलिम्स की परीक्षा उन 4 बच्चों ने पास की और पास करने के बाद जब वो मेंस का इम्तिहान देने गए तो उन बच्चों को कोविड हुआ और उनकी क्रमशः जो है वो रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट दायर है अदालत के अंदर। ये क्या मुश्किल काम है? 2 अतिरिक्त अवसर आपके लिए देना मुश्किल क्यों है? लेटरल एंट्री जो है वो आप जब चाहते हैं कहते हैं कि नहीं हो सकती है, लेकिन आप जब चाहते हैं तो लेटरल एंट्री हो जाती है। मसलन आप आरक्षण में बदलाव करना चाहते हैं, वो बदलाव आप कर लेते हैं। आप किसी और चीज में कोई बदलाव करना चाहते हैं, वो आप बदलाव कर लेते हैं। लेकिन छात्रों के हित में उनकी मांग के आधार पर बदलाव आप नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम है। भाई, आपको ही पता है कि किस तरह की मुश्किलों का सामना जो है उनको करना पड़ा, लेकिन उन मुश्किलों से वो निकल करके अगर आए हैं। आपने देखा भाई, सैकड़ों बिहार और उत्तर प्रदेश और तमाम सारे हिंदी पट्टी के इलाकों में मजदूरों को वापस घरों में जाना पड़ा। उन तमाम अभ्यर्थियों को भी अपने घरों में वापस आना पड़ा जिनके लिए शहरों में जीने के हालात बेहद मुश्किल थे। अब अगर वो अपने घरों में वापस आए, इस बात का उन्होंने सामर्थ्य जुटाया कि भाई चलिए अपने घर तक पहुंचते हैं, फिर देखा जाएगा, जीवन पहले रहेगा, फिर इम्तिहान होते रहेंगे। सरकार ने हर सेक्टर को रिलीफ देने की बात की, तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में रिलीफ की बात क्यों नहीं हुई? आपने 10वीं 12वीं के इम्तिहान या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहान ने बच्चों को यूं ही पास कर दिया ताकि उनका साल खराब न हो। सराहनीय बात थी, ये किया जाना चाहिए, यही सरकार का काम है। उसके रास्ते निकाल सकते हैं आप किसी को पीएचडी नहीं दे सकते इस तरीके से, लेकिन आप रास्ते निकाल सकते हैं। ये अवसर यहां क्यों नहीं हो सकता है? इन अभ्यर्थियों के साथ क्यों नहीं हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, 2019 के बाद एसएससी के इम्तिहान नहीं हुए। 2019 में जो एसएससी का इम्तिहान हुआ, अदालत में आज भी जो है वो हिचकोले खा रहा है, क्योंकि उसमें पेपर लीक हो गया था और तब के बाद परीक्षा नहीं हुई। यानी जो बच्चा 2019 में जिस उम्र में रहा होगा, आप सोचिए 2022 आते आते उसकी उम्र क्या हो गई? 3 साल में आप कोई परीक्षा नहीं करेंगे। सेना भर्ती के ही हाल है, लंबे समय से सेना की भर्ती नहीं हुई। अब आप बताइए, गांव देहात में, हमारे इलाकों में, खासतौर पर अगर आप पूर्वांचल और बिहार में चले जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ के आसपास के इलाकों में चले जाएं, पुलिस भर्ती और सेना में और सैनिक बलों में भर्ती का एक पूरा क्रेज है। बड़ी संख्या में वहां लोग भर्ती के लिए आते हैं।
लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, आपको सड़कों पर दौड़ते हुए लगातार कोशिश करते हुए बच्चे दिखाई पड़ेंगे। तो जब बच्चे वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बच्चे अपना प्रयास कर रहे हैं, तो आप उस प्रयास में बाधा क्यों बन रहे हैं भाई? एक बहुत आसान तरीका है। और आप देखिए 25 मार्च को सरकार ने अदालत में क्या कहा है? कहा कि कोई अतिरिक्त अवसर संभव नहीं है। सरकार का तर्क है कि अगर हम अतिरिक्त अवसर इनको देते हैं तो दूसरी अन्य श्रेणियों में भी हमको इस तरह के अवसर देने की बाध्यता आ जाएगी। भाई बाध्यता आ जाएगी तो आप उनको भी दे दीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे ए श्रेणी की परीक्षा आप दे रहे हो या डी श्रेणी की परीक्षा दे रहे हो, समान अवसर तो आप सबको देंगे ना, क्या नहीं देंगे? जो बच्चा पीपीई किट खरीद करके इम्तिहान देने की परिस्थिति में, आप कैसी मनोदशा की बात कर रहे हैं भाई? क्या यह संभव है कि आपको कोविड हुआ हो, एक महामारी से आप ग्रसित हो, और फिर अगर ऐसी बात है तो फिर 10वीं और 12वीं के भी इम्तिहान करा लेने चाहिए थे, फिर तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के भी इम्तिहान करा लेने चाहिए थे, लेकिन वो इम्तिहान नहीं हुए। और अगर वो इम्तिहान नहीं हुए तो इन इम्तिहानों में छात्रों को अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस सवाल पर सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। आप आम आवाम के लिए बने हुए हैं। जनता, डेमोक्रेसी के अंदर जनता के लिए है सरकार, जनता से है सरकार, तो फिर जनता से जुड़े हुए फैसले क्यों नहीं ले रहे हैं आप? इसमें मुश्किल क्या है? और अगर मुश्किल है तो उसका रास्ता निकालिए भाई। अगर 1992 और 2014 में कोई सरकार ये फैसला ले सकती थी, बहुत सारे मामलों में तो उदाहरण दिया जाता है कि पहले इस समय हुआ ऐसा, उस समय ऐसा हुआ, इसलिए हमने ऐसा कर लिया, तो ये इस समय क्यों नहीं हो सकता है? अगर पहले की सरकारों ने इस तरह के फैसले लिए तो वो ये सरकार क्यों नहीं ले सकती है? ये बात नीट की परीक्षा में भी लागू हुई थी। आपने देखा था कितनी मुश्किल थी उन बच्चों के लिए जो नीट की परीक्षा दे रहे थे, और उनके बोर्ड के इम्तिहान भी चल रहे हैं, और उन बोर्ड के इम्तिहान के साथ साथ वो नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। आप मनोवैज्ञानिक दबाव समझिए, यानी 1 महीना आप इसकी तैयारी करिए, फिर तुरंत अगले दिन से आप इसकी तैयारी करिए। भाई क्रिकेट में भी आप ये कोशिश करते हैं ना कि एक टूर्नामेंट होने के बाद एक गैप हो, और उसके बाद दूसरा टूर्नामेंट हो, फिर तीसरा टूर्नामेंट हो। तो इस तरह के इम्तिहानों में जहां पर एक तरह का सिलेबस है, इस तरह के प्रयास क्यों नहीं किया जा सकते? क्यों नहीं इम्तिहानों की तारीखों के पीछे भी एक मनोविज्ञान तैयार किया जाए कि अभ्यर्थी किस मनोदशा में होगा, कैसे उस परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, किस तरह के लोग होंगे। शिक्षा विभाग या इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को गवर्न करने वाली संस्थाओं में बैठे लोग क्या छात्रों के हित में विचार नहीं कर सकते क्या? ये बड़ा सवाल है, और मैं इसीलिए उन तमाम आंकड़ों के साथ भी आ सकता हूं। उन तमाम आंकड़ों की भी अगर आप विश्लेषण करें, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं सेना भर्ती से जुड़े हुए। आप देखिए कब भर्ती हुई और कितनी भर्ती हुई, और वो उसके बाद आंकड़े कितने शून्य हो गए। विधानसभा चुनाव के दौरान रक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा कि भाई सेना की भर्ती जल्दी शुरू करेंगे। चुनाव भी हो गए उत्तर प्रदेश में, सरकार भी नहीं बन गई, लेकिन सेना की भर्ती अभी शुरू नहीं हो पाई है। कुछ छोटे मोटे पदों पर कुछ सीमित संख्या में भर्तियां मार्च और अप्रैल के महीने में निकाली गई हैं, लेकिन जो भीड़ होती थी, जो रैली होती थी, वो भीड़ नहीं हो रही है भाई। तो क्या सेना में लोग रिटायर नहीं हो रहे? क्या सैनिकों की कमी नहीं हो रही है? क्या और दूसरी नौकरियों में लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं क्या? तो उनकी कमी कैसे पूरी की जा रही है? ये सवाल पुलिस बल के साथ भी है। अभी आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नई भर्ती निकाली है, करीब 25-26 हजार पदों पर पुलिस में भर्ती है। उस भर्ती में भी इस बात की उम्मीद की गई थी कि सरकार एज रिलैक्सेशन देगी, लेकिन एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो कोविड की महामारी व्यापारियों पर, एमएसएमई सेक्टर पर, मजदूरों पर, तमाम सारे उन छात्रों पर जो जूनियर क्लासेस में थे या सीनियर क्लासेस में थे, उन पर अगर पड़ी है तो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों पर क्यों नहीं पड़ी है? और अगर पड़ी है तो सरकार उस पर क्या कर रही है? मुझे लगता है सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, और इसी जवाब के बाद शायद आप उन अभ्यर्थियों के मन में उतर पाएंगे। शायद आप ना भी करें, लेकिन आप उनको अपनी बात समझा पाए। जैसे और बातें समझा लेते हैं आप, अपनी राजनीतिक बातें समझा लेते हैं आप उनको अपना ये तर्क भी समझाइए कि आखिर आप ये क्यों नहीं कर रहे। लेकिन चुप्पी, खामोश रहना, केवल अदालतों में बयान देना, मुझे लगता है ये अनुचित है, अनफेयर है उन छात्रों के साथ जो लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी कि इस तरह के छात्रों का मनोबल बढ़ाया जाए, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, उनका साथ दिया जाए, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे,
वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। धन्यवाद।